आज मैं आपका एक और सेगमेंट लेके आया हूँ रैपिड डेली जनरल नॉलेज का, जिसका कि टॉपिक है आज आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन पर लाइक, कमेंट और उन्हें शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के सेशन का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखने के बाद एक केंद्रीय समिति गठन की गई थी। इस समिति कौन सा सदस्य बिहार इस समिति का कौन सा सदस्य बिहार में था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी है कुंदन लाल, ऑप्शन सी है पीएन घोष, ऑप्शन डी है शिव शर्मा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है पीएन घोष वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह व सुखदेव थापर ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एना कोरेनिना, ऑप्शन बी वॉर एंड पीस, ऑप्शन सी किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ऑप्शन डी एंड टू दिस लिस्ट। इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, इनटू दिस लास्ट। तो अनटू दिस लास्ट पुस्तक जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक को पहली बार 1860 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी काफ़ी प्रेरित हुए थे और उन्होंने एक फॉर्म इंडियन ओपिनियन नाम से अपना एक अखबार शुरू किया था। वहाँ सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बॉम्बे के अखबार के न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस आतिवादी नेता ने लिखा था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है अरविंदो घोष वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यह लेख अरविंदो घोष ने लिखा था। यह कांग्रेस के भीतर आतिवाद का पहला उदाहरण था। यह लेख श्रृंखला में लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इनमें से किसके राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय सोसाइटी, राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय थिएटर, राष्ट्रीय स्टोर, राष्ट्रीय जिम्नेजियम एवं राष्ट्रीय सर्कस की स्थापना करके ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय शब्द को लोकप्रिय बनाया? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी नवगोपाल मिश्रा, ऑप्शन डी राजनारायण बासु। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है नवगोपाल मिश्रा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नवगोपाल मिश्रा का जन्म 1840 में बंगाल में हुआ था। वह एक लेखक, कवि, नाटककार व राष्ट्रवादी थे। उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय सोसाइटी, राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय थिएटर, राष्ट्रीय स्टोर, राष्ट्रीय जिम्नेजियम एवं राष्ट्रीय सर्कस की स्थापना की थी, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रीय मित्रा का उपनाम भी दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग को अलग मतदाताओं के संबंध में छूट दी थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, लखनऊ। दिसंबर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक वर्ष की व्यवस्था करने पर सहमति प्रकट की गई थी। ठीक है, अब मूव करते हैं 6th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए
बस्से की संधि, ऑप्शन बी सलाई की संधि, ऑप्शन सी पूना की संधि, ऑप्शन डी मद्रास की संधि। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है सलबाई की संधि, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। सलबाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह संधि पहले मराठा ब्रिटिश युद्ध के बाद तय की गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनमें से गलत कथन को चुनें। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कावेरी तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन बी चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक देश है, ऑप्शन सी है आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, ऑप्शन डी है भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 1976 के तहत की जाती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ये कथन गलत है, ऑप्शन बी, क्योंकि विश्व के 5 सबसे बड़े मिर्ची उत्पादक देश क्रमशः चीन, मेक्सिको, तुर्की, इंडोनेशिया और चीन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इनमें से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वंशागति तथा गोत्र के लिए मातृवंशीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है मेघालय, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। मेघालय में खासी, गारो, जंतिया और पनार जैसी जनजातियां निवास करती है। इन सभी जनजातियों की परंपराएं काफ़ी भिन्न होती हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 बोटेनिकल उद्यान स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोटेनिकल उद्यान स्थापित नहीं किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी शिवपुर, ऑप्शन डी मद्रास। तो जो आपका ऑप्शन ए है लखनऊ, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस उद्यान की स्थापना 1786 में अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। शिवपुर बोटेनिकल गार्डन की स्थापना कर्नल रॉबर्ट किट द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस अधिनियम के द्वारा लिंग, नस्ल, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिविल राइट्स एक्ट 1871, ऑप्शन बी है आपका सिविल राइट्स एक्ट 1960, ऑप्शन सी है आपका सिविल राइट्स एक्ट 1964, ऑप्शन डी है आपका सिविल राइट एक्ट 1968। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। सिविल राइट एक्ट 1964 को फेयर हाउसिंग एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा अमेरिका में सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके समानता स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। भारत में रेलवे परिवहन विकसित करने के पीछे अंग्रेज़ों की किन 2 स्थानों के बीच यातायात को सुगम बनाना चाहते थे? आपके ऑप्शन हैं कच्चे माल के स्रोत और निर्यात केंद्र, ऑप्शन बी है कच्चे माल के स्रोत और बंदरगाह, ऑप्शन सी है आपका कच्चे माल के स्रोत और उत्पादन केंद्र, ऑप्शन डी है आपका कच्चे माल के स्रोत और बाजार। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, कच्चे माल के स्रोत और उत्पादन केंद्र। रेलवे का विकास होने के कारण कच्चे माल को आसानी से उत्पादन केंद्रों तक ले जाया जा सकता था। इससे औद्योगिक को काफ़ी रफ्तार मिली और व्यापारिक गतिविधियां भी काफ़ी तीव्र हुई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
नर बलि व सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस गवर्नर जनरल ने निभाई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी आपका लॉर्ड एलन बोरो। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेटिक वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड विलियम बेटिक ने रेगुलेशन 27 के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं। मई 1972 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित राजा राममोहन रॉयल लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी है आपका मुंबई, ऑप्शन सी है आपका मद्रास, ऑप्शन डी आपका हैदराबाद। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है कलकत्ता वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। राजा राममोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। उन्हें विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। कश्मीर मुद्दों पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी है आपका 2004, ऑप्शन सी है आपका 2005 और ऑप्शन डी है आपका 2006। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है आपका 2006 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। कश्मीर मुद्दों पर 22 मई 2006 को पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगस्त 1932 में किसने कम्युनल अवार्ड के आधार पर भारत में अलग अलग मतदाता समूहों की सिफारिश की? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी रमसे मैकडॉनल्ड, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है रमसे मैकडॉनल्ड वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इस अवार्ड के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन किन के बीच में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद रियासत के मराठी भाषी क्षेत्र को बॉम्बे महाराष्ट्र में शामिल किया गया। कन्नड़ भाषी क्षेत्र को मैसूर कर्नाटक में शामिल किया गया और तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी दादा भाई नारोजी, ऑप्शन सी वोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी रोमेश चंद्र दत्त। आपका जो इसमें ऑप्शन सी है आपका वोमेश चंद्र बनर्जी वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। वोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में 1885 में हुई थी। इस बैठक में उच्च शिक्षा प्राप्त वकील, व्यापारी और जमींदार शामिल किए गए थे। इसमें 72 सदस्यों से हिस्सा लिया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था?
आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शस्त्र अधिनियम, ऑप्शन बी है आपका रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी है आपका जन सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन डी है इसमें वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है रॉलेट एक्ट वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटी थी। जलियांवाला बाग में हजारों लोग बैसाखी उत्सव और सत्यपाल व डॉक्टर सफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस जब गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाई? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है आपका लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है आपका लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड एलनबरो। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है लॉर्ड एलनबरो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो फॉरवर्ड पॉलिसी विदेश नीति का हिस्सा होता है जिसमें विवादित क्षेत्र पर आक्रमण अथवा अधिग्रहण के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए आप अपने लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका जो ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। सर क्लाउड ऑचिनलेक कमांडर इन चीफ, जबकि जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का जो रैपिड जनरल नॉलेज का सेशन है वो आज ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और कल मैं आपको फिर से मिलूँगा सेम इसी टाइम पर। और हमारी जो जीके की वीडियोस होती हैं वो हर डेली लगभग 4 PM पर मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलिए बाय।